हेलो एंड वेलकम टू द मैकेनिकल एजुकेटेड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज के हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग सीरीज हमारी जो चल रही है उसमें जो वेल्डिंग प्रोसेस है उस पर हम बात करेंगे, जिसमें हम आरटीओ, गेट, एएसी और विद जो स्टेट एग्जाम्स है जिसमें क्वेश्चन पूछे गए ओनली और ओनली वेल्डिंग पे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज का जो ये हमारा पार्ट 2 है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि जो टीग वेल्डिंग है उसमें से अगर हम ऑप्शन देखें तो यूज़ नो इनर्ट गैस फॉर सेल्डिंग। जो टिग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता, तो यहाँ पे जो भी इनर्ट गैसेस है वो हम यूज़ करेंगे ताकि जो भी उसकी परत है वो हमें कंटामिनेंट्स या जो भी एटमॉस्फेयर है उस पर कॉन्टेक्ट ना होने दे, तो हम इनर्ट गैस यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप दिया गया है यहाँ पे, जो फर्स्ट यूज़ नो इनर्ट गैस फॉर सेल्डिंग, तो ये तो गलत है। इज़ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच में से हम करंट पसार करेंगे और जो भी जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा उस कांटेक्ट के पास क्या होगी कि जो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और उसे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है टिग वेल्डिंग वो आर्क वेल्डिंग में आएगा, टंगस्टन इनर्ट गैस। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस है, तो ऑप्शन 2 you can neglect it. यूज़ इलेक्ट्रोड ऑफ हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड यूज़ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जो टंगस्टन इनर्ट गैस है यानी कि टंगस्टन टी, जो भी होगा इलेक्ट्रोड किसका होगा, टंगस्टन का होगा, और वो नॉन कंज्यूमेबल होगा, तो ये भी आप डिलीट कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज द सी, यूज इलेक्ट्रोड ऑफ हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। देखिए, ये टंगस्टन है वो एक ऐसी मेटल है कि जो हाई करंट है और यू कैन से हाई टेम्परेचर, वो हम क्या कर सकते हैं, वो सस्टेन कर सकते हैं ताकि जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा, इसलिए इसको हम नॉन कंज्यूमेबल बोल सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको टंगस्टन दिखे तो वो क्या होगा, नॉन कंज्यूमेबल होगा। सो राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज विथ वेरी लो करंट इज पास्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए, एक चीज़ तो फिक्स है, हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखिए जो भी इलेक्ट्रोड होगा, ये दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, उसके बीच में हमारी जो भी मेटल्स होगी वो मेटल्स हम रखेंगे, उसके साथ हम जो भी हमारा पावर सप्लाई वो पावर सप्लाई देंगे, और जो भी हीट जनरेट होगी उसकी वजह से क्या होगा कि जो मेटल्स है वो मेटल्स जुड़ जाएगी। लेकिन जो करंट हम पसार करते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए पसार करेंगे। तो जैसे भी अगर हम यहाँ पे करंट दिखा है लॉन्ग टाइम, यू कैन निगलेक्ट इट, करंट इज पास्ड विथ शॉर्ट टाइम, तो ये देखना पड़ेगा। लो वोल्टेज विथ वेरी लो करंट इज पास, देखिए लो करंट तो हम पास नहीं कर सकते, तो ये भी आप निगलेक्ट कर सकते हैं। हाई वोल्टेज with very low current is passed for very short time and the low voltage with very high current is passed for short time. So हाई यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो लो रहेगा और जो भी करंट है वो हाई रहेगा। सो राइट आंसर इज द डी, low voltage with very high current is passed for very short time. So you can pick up this kind of the questions with the neglecting the other options. So right answer is the D. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्राजिंग। ब्राजिंग प्रोसेस है, देखिए हम दो डिसिमिलर मेटर है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हो, और या जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी ब्राजिंग प्रोसेस है वो यूज़ कर सकते हैं। इट कॉज द मेटलॉजिकल डैमेज बाय फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट ट्रू, मतलब कि कुछ सबसे ज़्यादा क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो आप देखिए, gap between the parent metal is filled by the filler metal, gap between the parent metal is filled by the capillary reaction, yes ये दोनों हो सकता है। and the filler metal use have a low melting point, yes we can use this. So right answer is the A, cause the metallurgical damage by the phase transformation। वो क्या कहते हैं कि जो भी मेटलॉजिकल डैमेज करेगा, यहाँ पे जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हमारे जो भी MSM मटेरियल साइंस और मेटलॉजी के सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पे हमने डिटेल्स इसके बारे में चर्चा की है कि कौन कौन से फेजेस हो गए, उसकी इफेक्ट जो मेटलॉजिकल डैमेज करेगा यानी कि फेज पे उसकी इफेक्ट क्या होगी और उसकी इफेक्ट मेटल मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे क्या हो सकती है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से जो लेक्चर है वो लिए हुए हो, तो आप MSM के सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, पोरोसिटी इन वेल्डिंग। तो कहाँ से प्रोड्यूस होगी पोरोसिटी वेल्डिंग में, इज क्रिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द वेल्ड पूल। वेल्ड पूल जो भी होगा, तो वेल्ड पूल हम किसको बोलेंगे, देखिए अगर ये दो प्लेट है तो दो प्लेट के बीच की जो जगह है जिसमें हम मटेरियल और यू कैन से मोल्टन मेटल फिल आउट करते हैं, इसको ये जो पोर्शन है इसको हम वेल्ड पूल बोल सकते हैं। तो जो वेल्ड पूल में हाइड्रोजन गैसेस कहीं से भी प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण क्या है कि पोरोसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। इज क्रिएटेड ड्यू टू लैमिनार टियरिंग, कोल्ड क्रैकिंग और स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कॉजेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। देखिए, ये तो
पूरा का पूरा आप अगर नहीं पढ़े मैकेनिकल तो भी ये निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कहता है कि पोरोसिटी की वजह से जो भी स्ट्रेंथ होगी जॉइंट की वो बढ़ सकती है। सो दिस इज द रॉन्ग एंड द राइट आंसर इज ए इज क्रिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये इसी की वजह से जो भी हम हमारे जो इनर्ट गैसेस है वो इनर्ट गैसेस हम क्या करते हैं कि इसके आसपास जो भी है हम प्रोड्यूस करते हैं और या सप्लाई करते हैं ताकि जो हाइड्रोजन ये गैसेस है वो जो भी ट्रैप ना हो ये जो हमारा वेल्ड पूल है उसके बीच में, और ताकि जो वेल्डिंग है वो हम साउंड वेल्डिंग क्रिएट कर सके। सो राइट आंसर इज ए is created due to the presence of hydrogen in the whirlpool. The flame which contains excess oxygen, that is हमें पता है कि हमारा जो भी गैस वेल्डिंग है तो गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी नोज़ल होगी हमारी नोज़ल में हम दो गैसेस की सप्लाई करेंगे, एक तो एसिटिलीन होगा और दूसरा ऑक्सीजन होगा। सो ऑक्सीजन और एसिटिलीन उसकी एक नोज़ल में लाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों का प्रोपोर्शन ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो भी प्रोपोर्शन होगा इसके दोनों के प्रोपोर्शन पे हम 3 फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से कहा गया कि अगर हम जो ज़्यादा ऑक्सीजन रखें तो कौन सी फ्लेम होगी, एसिटिलीन फ्लेम, नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और या कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। देखिए ज़्यादा ऑक्सीजन वाली फ्लेम है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के तौर पे हम जाने जाते हैं। तो ये है सी इज़ द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन थर्मिट वेल्डिंग। देखिए काफ़ी बार यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा गया है, तो आप ये जो भी क्वेश्चन है उसको भी याद रख सकते हैं कि जो थर्मिट वेल्डिंग है तो थर्मिट वेल्डिंग में हम कौन से दो मेटल का जो भी पाउडर है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड ये दोनों को हम मिक्स करके क्या करते हैं कि थर्मिट वेल्डिंग क्रिएट करते हैं या वेल्ड क्रिएट करते हैं। देखिए तो ये एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड भी आप याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी एग्जाम में इस पे से भी काफ़ी एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन निकल के आएगा वो है 1:3 का, यानी कि एल्यूमिनियम का पोर्शन 1 होगा और आयरन का पोर्शन 3 होगा। सो राइट आंसर इज द 1:3। In a oxy-acetylene welding, the ratio of oxygen to the acetylene in reducing flame यानी कि आप कार्बोराइजिंग फ्लेम भी उसे बोल सकते हैं कि जिसमें जो एसिटिलीन है एसिटिलीन एक्सेस होगा, मतलब कि ज़्यादा होगा, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का जो भी प्रमाण है वो कम होगा। तो देखिए इन दोनों को तो आप यूं ही निगलेक्ट कर दीजिए और इतने तक कम लेके नहीं जाएगा हम। सो राइट आंसर आएगा वो है बी 0.9 Gem 1, यू कैन से दैट। सो राइट आंसर इज द बी। पोलरिटी चेंज इज रिक्वायर्ड इन कौन सी जो वेल्डिंग है, जैसे एसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग, बोथ एसी एंड डीसी वेल्डिंग एंड एसी एंड डीसी, ना इधर एसी नॉर डीसी यहाँ पे दिया गया है। तो ये निकाल दीजिए, ये भी निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पोलरिटी चेंज होगी वो होगी डीसी वेल्डिंग में, ठीक है। सो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन, तो कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग है तो उसमें हमें पढ़ा था कि वोल्टेज वो लो रहेगा, करंट है वो हाई रहेगा और शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको भेजेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि हमारा जो वेल्डिंग है वेल्डिंग क्रिएट करेंगे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये नहीं होता। कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो भी इलेक्ट्रोड दिया गया वो भी नॉन कंज्यूमेबल। हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं कि दो जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में से हम जो भी क्या करते हैं कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो भी हाइड्रोजन है वो भी उसमें हम नॉन कंज्यूमेबल ही रखते हैं। सो राइट आंसर निकल के आएगा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज द राइट आंसर कि वहाँ पे हम जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आर्क ब्लो प्रॉब्लम्स अकर्स इन, यहाँ पे जो वेल्डिंग दिए गए हैं उसमें से आर्क ब्लो किस में होगा, ये जो भी डिफेक्ट है उसमें कौन किस में हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में भी नहीं होगी और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है ये तो गैस वेल्डिंग है। देखिए आर्क ब्लो है वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से हो सकती है। तो हम जा सकते हैं या आइदर एसी और डीसी, लेकिन जो राइट आंसर निकल के आएगा वो है डीसी वेल्डिंग में जो भी आर्क ब्लो का प्रॉब्लम है वो देखा जाता है। सो राइट आंसर इज द सी, DC welding. In a gas welding, which of the following flames is produced when the supply of oxygen is less? तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लेस होगी तो आप याद रखिएगा कि जो भी एसिटिलीन है तो एसिटिलीन का जो भी प्रमाण है वो ज़्यादा होगा तो उसको हम कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम बोलते हैं। तो ऑक्सीजन अगर लेस होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकल के आप लग सकते हैं ए, कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट,
विच डज़ नॉट रिक्वायर अ फिलर मेटल। यहाँ पे किस में से फिलर मेटल की हमें ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, तो अगर आप देखें तो जो भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग और यहाँ पे रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग बोला गया है, तो वो कंटिन्यूसली प्रोसेस है जिसमें दो रोलर जैसे रहेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटल रखेंगे और ये कंटिन्यूसली क्या किया जाएगा कि जैसे भी करंट पसार करेंगे वो कंटिन्यूसली वेल्ड करता ही जाएगा। सो ये जो ऑक्सी एसिटिलिन वेल्डिंग है, वहाँ पे फिलर मेटल हम यूज़ कर सकते हैं। उससे हाइड्रोजन, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल, इन सब भी में हम जो भी फिलर मेटल है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो राइट आंसर वो निकल के आएगा वो है ई, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, जहाँ पे हम कोई भी फिलर मेटल यूज़ नहीं कर सकते। सो राइट आंसर इज द ई। नेक्स्ट, द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पे हम करंट पसार करते हैं और जो भी हीट जनरेट होगी उसको हम एच के थ्रू दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 3 2 ये जो भी दिया है, तो आप इसको इस तरह से पढ़िएगा कि K इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी और यहाँ पे आई क्यूब आर टी, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़िएगा। सो यहाँ पे राइट आंसर आ गया। हमें पता है ये बहुत ही स्कूल लेवल फिजिक्स का क्वेश्चन है और जो राइट आंसर है वो ए, जो आई स्क्वायर आर टी के तौर पे जो भी हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच जो हमें मेटल्स में जो भी हीट प्रोड्यूस करते हो उसकी मात्रा कितनी होगी अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे जो भी ये इक्वेशन है आई स्क्वायर आर टी के तौर पे आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस एंड द आई इज द जो भी आप करंट पसार करते हैं उसकी वैल्यू दिखाई गई है। सो राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ मेटल वर्किंग प्रोसेस। तो जो भी मेटल वर्किंग प्रोसेस है उसमें से ये जो भी प्रोसेस देगी वो कौन सा उसमें से पार्ट नहीं है। तो सीयरिंग, एक्सट्रूजन और स्ट्रेच फॉर्मिंग इट्स काइंड ऑफ द मेटल वर्किंग प्रोसेस, और जैसे वेल्डिंग है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। सो राइट आंसर इज द डी, वेल्डिंग। नेक्स्ट, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आप पहले तो जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो पढ़िए। द प्रोसेस, देखिए क्या करना है हमें, जो भी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है उसमें से ये कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली वर्सेटाइल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ थिकनेस, तो काफ़ी ज़्यादा थिकनेस तक हम ये जो प्रोसेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। किसकी थिकनेस, जो भी मेटल ज्वाइंट करनी है उसके लिए। एंड द ऑल वेल्डिंग पोजिशन फॉर बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, को आप कोई भी पोजिशन में उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ओवरहेड, ऐसी पोजीशन आपने पढ़ी होगी। तो जिसमें जो भी प्लेट है वो वर्टिकल प्लेन में रखी जाएगी, हॉरिजॉन्टल में आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख सकते हैं, ओवरहेड में आपके जो सिर के ऊपर करके आप जैसे भी छत पे या कोई दूसरी जगह पे आपको वेल्डिंग करना है, तो वैसे जो भी ये पोजीशन है वो सब पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, जो फेरस है और नॉन फेरस दोनों मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं। लो क्वालिटी वेल्ड्स आर प्रोड्यूस्ड विथ द प्रॉब्लम ऑफ स्लैग रिमूवल। और थर्ड है, प्रोसेस इज कॉस्टली एंड लेस पोर्टेबल देन अ मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और फॉर ए हाई डिपोजिशन रेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मेरे ख्याल से निकल सकता है, तो जो भी लो क्वालिटी वेल्ड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ द स्लैग रिमूवल, देखिए तो ये जो राइट आंसर आएगा वो है सी। इसको छोड़ के, मतलब कि ये जो दो है इसको छोड़ के 1 3 और 4 ये उसकी क्या है कि जो भी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज द सी। तो अगर आपको हमारे जो लेक्चर्स है वो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।